हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का इतिहास। उसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, उसके बाद ही ये पढ़ना, ठीक है, तभी समझ पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है। मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक। एक बार जल्दी से क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। देखो, हम लोगों ने देखा था कि जो इतिहास होता है, मतलब कोई सा भी इतिहास हो, ठीक है, तो इतिहास को अगर हम देखें तो कितने प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार से डिवाइड किया था हमने। सबसे पहले क्या किया था, प्रागैतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, और फिर क्या रहा था, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, हमने इतिहास जो है, मतलब अगर इतिहास हो तो इतिहास को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल, एंड लास्ट क्या था, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल था, ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, इसलिए अच्छे से नहीं लिखा है पूरा पूरा, बस एक बार रिवीजन चल रहा है। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें क्या हमको लिखित साक्ष्य कोई भी प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। वही आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य हमको मिले जरूर है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो उसकी जो लिपि है वो क्या है, पढ़ने योग्य नहीं, मतलब हम पढ़ ही नहीं पाए, अपठनीय है। वही ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमको साक्ष्य कैसे मिले हैं, सारे मिले हैं, पुरातात्विक भी मिले हैं और साहित्यिक भी मिले हैं, लेकिन जो साहित्यिक सोर्स है, ठीक है, वो हमने क्या पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इतिहास 3 प्रकार से, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल जो है, इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ओनली पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलती है। और इसके अंतर्गत हमें क्या मुख्य पढ़ना है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ठीक है, जो हमारे मध्य प्रदेश में भी है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है, एक आता है पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है, एंड दूसरा क्या आता है, ताम्रपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ठीक, अब ये हमारे मध्य प्रदेश में भी है, तो आपको ध्यान से देखना है। अब देखो, पाषाण काल क्या हमने बताया था कि जिसमें क्या है, जो पत्थरों का काल है, पत्थरों का समय, पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। मनुष्य जो है वो मतलब कैसे रहता था, जंगलों में रहता था, विचरण करता रहता था। जब भूख लगती थी पशु को मारता था, खा लेता था, खाद्य संग्रह था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, पाषाण काल के अंतिम समय तक आते आते वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पहले पशुपालक बना, उसको द्वारा पहला पाला गया जो पशु था वो क्या था, कुत्ता था। उसके बाद पशुपालक से वो कृषक में तब्दील हो गया, ठीक है, पाषाण काल के अंत तक, ठीक है। पाषाण काल के बाद प्रारंभ किसका होता है, ताम्र पाषाण काल का, जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता था। और इसके कुछ साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश से मिले हैं, पाषाण काल के भी मिले हैं और ताम्र पाषाण काल के लिए भी मिले हैं। अब क्या क्या साक्ष्य थे, मैंने आपको बताए थे। पाषाण काल के जो साक्ष्य थे, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में 2 है। एक है आदमगढ़ होशंगाबाद, ठीक है, आदमगढ़ कहाँ पर है, होशंगाबाद में, ठीक है, नर्मदापुरम अब हो गया है। एंड दूसरा कहाँ था, भीमबेटका, क्या था, भीमबेटका। ये मैं ना सब पहले बता चुकी हूँ अच्छे से डिटेल में। हमारे फर्स्ट और सेकंड 2 लेक्चर हो चुके हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमने ताम्रपाषाण काल के स्थल पढ़े थे। ताम्रपाषाण काल के जो मध्य प्रदेश में स्थल है वो कौन कौन से थे, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले तो कायथा, ठीक है, कायथा बताया था मैंने। उसके बाद क्या बताया था, नागदा बताया था, ठीक। फिर नावदा टोली, ठीक है, नावदा टोली, ठीक है, ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। कायथा नायदा कहाँ आते हैं, उज्जैन में आते हैं। इसके अलावा हमने बताया था डागवाला, ठीक है, डागवाला ये कहाँ पर था, उज्जैन में था, ठीक है। इसके अलावा अभी बहुत सारे स्थल थे, जैसे कि आबरा, ठीक है, ये। उसके बाद आजाद नगर इंदौर में है, ये भी क्या है, एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। और भी बहुत सारे स्थल बताए थे। एरण, एरण जो है, ठीक है, एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और ये सती प्रथा के भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। बताऊंगी गुप्त काल में कौन सती हुआ था, ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो अच्छे से देख लेना। इसके बाद हमको पढ़ना है, आज हमने ये भी देख लिया था कि जो ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है, ठीक है, तो और जो पाषाण कालीन स्थल है ये हमारे मध्य प्रदेश के किस किस जिले से संबंधित है, ये सब हमने देख लिया था, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम नहीं देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मेनली हम पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अगर हम इतिहास देखें ना, तो हमारा अगर जो आदि ऐतिहासिक काल था, तो आदि ऐतिहासिक काल में हमने क्या बताया था, ऐसा जो उसमें क्या है कि हमको जानकारी मिली है पुरातात्विक सोर्स से मिली, क्योंकि लिखित जो साक्ष्य है वो है, तो लेकिन हम उनका क्या हमको पढ़ नहीं सके, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश में किस किस के साक्ष्य मिले, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो पाषाणकालीन साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कौन से, पाषाणकालीन साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं,
ठीक है। सेकंड कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके थे। हमें आज पढ़ना क्या है? हमें आज पढ़ना है ताम्र पाषाण काल के बाद हमने लोह काल भी देख लिया था। मध्य प्रदेश जो है उससे जो लोह काल हुआ था, ठीक है, उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो लोह काल, ठीक है, लोह काल के भी मध्य प्रदेश से साक्ष्य मिले हैं। जिन्होंने वीडियो देखा वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मैंने बताया था मध्य प्रदेश में लोह जो काल है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, चंबल का जो क्षेत्र है ना, वर्तमान जो चंबल, वहां से मध्य प्रदेश में जो लोह काल, जो लोह युग था उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह काल हो गया। फिर मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश से क्या है, जो मेगालिथ बोलते हैं ना, महापाषाण काल जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? महापाषाण काल, महापाषाण काल। ठीक है, मेगालिथ, तो इसके भी साक्ष्य मिले। मैंने बताया था रीवा सीधी वगैरह। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत हमने मतलब इंट्रो में डायरेक्ट पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हमको पढ़ना क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल हम क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाषाण काल जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल भी देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। हमने लोह काल भी देख लिया था। लोह काल के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले मैं बता देती हूँ। चंबल का जो क्षेत्र है ना हमारा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये जो क्षेत्र है यहाँ से लोह काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो महापाषाण काल। महापाषाण काल क्या है? इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश में रीवा और सीधे से प्राप्त हुए। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा अच्छे से देख लो, मैं डिटेल नहीं बताऊंगी। इसके बाद आज हमको पढ़ना है मेनली क्या? जनपद। ठीक है, महाजनपद। तो हमारे भारत में अगर हम देखें, ठीक है, हमारा जो प्राचीन इतिहास हम देखें तो हमारे जो भारत में 16 महाजनपद हुआ करती थी। तो उनके सारे नाम आपको डिटेल में कहाँ पढ़ने हैं? जो आपकी भारत का जो इतिहास होता है ना उसमें पढ़ने हैं। यहाँ पर हम मेनली कौन सी जनपद के बारे में पढ़ेंगे? महाजनपद के बारे में, जो हमारे मध्य प्रदेश में थी। और जो 16 महाजनपद थी ना उसमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश में थी। एक थी चेदी और दूसरी क्या थी? अवंती। ठीक है, तो हमको यही पढ़ना है। चलो हम देखते हैं। ये तो हमारा रिविजन चल रहा था। ठीक है, तो हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश जो था, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश जो था पाषाणकालीन स्थल, ठीक है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल। उसके बाद देखो एक चीज और याद रखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना उसके मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो मध्य प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उस काल के मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। याद रखना, सिंधु सभ्यता के मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। वही बात करें वैदिक काल की, ठीक है, वैदिक काल की, तो वैदिक काल को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कौन सा? ऋग्वैदिक काल। दूसरा क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होता है? ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। आई थिंक ये भी मैं बता चुकी थी। ठीक है, नहीं बताया तो देख लो। तो क्या है, मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। वही अगर वैदिक काल की बात करें तो मध्य प्रदेश में वैदिक काल के थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं। आप लोगों ने सुना होगा निषाद के बारे में। ठीक है, तो जो निषाद है ना, निषाद एक क्या थे? अनार्य जाति थी और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और ये किसकी थी? वैदिक काल में अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक से। ठीक है, उत्तर वैदिक काल को 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के हालांकि मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ऋग्वैदिक काल जो है ना उसके मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो एक जाति हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे निषाद जाति। तो मध्य प्रदेश में निषाद जाति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वैदिक काल से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक, ये जो है, ये अगर हम देखें तो ये जानकारी हमको किससे मिलती है? रामायण महाभारत वगैरह जो है ना, रामायण वगैरह, तो रामायण से हमको ये जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में एक अनार्य जाति थी और उस अनार्य जाति का एक व्यक्ति था निषाद, वो मध्य प्रदेश में निवास करती थी। अनार्य जाति थी, निषाद जाति, वो मध्य प्रदेश में निवास करती थी। ठीक है, आर्य नहीं थी, अनार्य थे। ठीक है, याद रखना। चलो इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? मध्य प्रदेश के इतिहास में महाजनपद। क्या है? महाजनपद। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमको आज क्या पढ़ना है? महाजनपद और जो छोटे छोटे राजवंश हुए हैं वो। तो अगर हम महाजनपद की बात करें तो हमारे भारत में टोटल कितनी महाजनपद थी? 16। कितनी महाजनपद थी? 16 महाजनपद थी। ठीक है, जिसमें से 2 जो थी ना वो मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, 2 कहाँ थी? हमारे मध्य प्रदेश में थी। कौन कौन सी थी? एक थी चेदी और दूसरी क्या थी? अवंती। ठीक है, अवंती। एक महाजनपद थी चेदी जनपद और दूसरी क्या थी? अवंती महाजनपद। अब जो चेदी थी ना, तो चेदी बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ना वो किस में आता था? चेदी में। हमारा जो वर्तमान जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो किस में? महाजनपद के अंतर्गत आता था? चेदी महाजनपद के अंतर्गत। यानी बुंदेलखंड का जो पूर्वी क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता था? चेदी महाजनपद के अंतर्गत। इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। कहीं शक्तिमती भी लिखा रहता है, ठीक है, सोक्तिमती भी लिखा रहता है। तो चेदी महाजनपद थी, इसमें बुंदेलखंड का पूर्वी क्षेत्र आता था और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी?
अगर हम देखें तो शुक्तिमती, क्या थी इसकी राजधानी? शुक्तिमती। इसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। क्या नाम थी इसका? इसकी राजधानी का नाम शुक्तिमती था। ठीक है। वहीं अगर हम अवंती महाजनपद की बात करें तो हमारी जो अवंती महाजनपद थी, हमारा जो मालवा वाला जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, मालवा वाला रीजन, वो अवंती के महाजनपद के अंतर्गत आता था। और ये 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में विभाजित थी। जो ऊपर वाला इस भाग था उसको बोलते थे उत्तरी अवंती, और मध्य वाला जो नीचे वाला भाग था, ठीक है, उसको बोलते थे दक्षिणी अवंती। तो जो हमारा जो अवंती महाजनपद थी वो 2 भागों में डिवाइड थी, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। तो जो उत्तरी प्रांत था ना, अवंती का उत्तरी भाग था, उसकी राजधानी क्या थी? उत्तरी यानी ऊपर की साइड, ऊपर वाली की राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी राजधानी? उज्जैनी। ठीक है। और जो दक्षिण वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, अवंती महाजनपद का एक पार्ट ऊपर वाला, तो ऊपर वाली की राजधानी क्या हो गई? उज्जैनी। वही नीचे वाली की राजधानी क्या हो गई? दक्षिणी भाग जो था, प्रांत था, उसकी राजधानी क्या हो गई? महिष्मती। क्या नाम? उसका नाम था महिष्मती। ठीक है, महिष्मती। महिष्मती यानी खरगोन वाला जो पार्ट है ना हमारा, महेश्वर, ठीक है, याद रखना है महिष्मती। ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में बात करें अगर हम महाजनपद की, तो मध्य प्रदेश में जो 16 टोटल जो महाजनपद हुआ करती थी ना भारत में, उसमें से 2 महाजनपद कहाँ थी? हमारे उस समय के, तो मतलब तात्कालीन मध्य प्रदेश में थी। अब हमारा मध्य प्रदेश ऐसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, डिवाइडेशन होता था। ठीक है। तो जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में थी, एक थी चेदी, दूसरी थी अवंती। चेदी जो थी वो बुंदेलखंड का पूर्वी वाला जो हिस्सा है ना, उस क्षेत्र में थी, और इसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। वही अवंती महाजनपद थी। ये जो मालवा वाला क्षेत्र है ना हमारा, पश्चिमी मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, उस रीजन में थी, और ये 2 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है। जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी? हमारी उज्जैनी। वह दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि शिशुपाल के बारे में, शिशुपाल के बारे में सुना था ना? शिशुपाल जो थे उनका वध किसने किया था? कृष्ण जी ने किया था शिशुपाल का वध। ठीक है। तो जो चेदी महाजनपद थी, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती, वहां का एक राजा हुआ करता था जिसको क्या बोलते थे? शिशुपाल। यहाँ का एक राजा था, ठीक है, शासक था, जिसको हम क्या बोलते थे? शिशुपाल। क्या बोलते थे? शिशुपाल। ठीक है, ठीक। और जो उज्जैनी थी ना, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी हमारी, ठीक है, तो इसका जो अवंती महाजनपद थी, ठीक है, ये किस में डिवाइड थी? उज्जैनी और महिष्मती में। तो यहाँ जो वाली जनपद थी ना, अवंती जनपद, ठीक है, तो इसका एक शासक था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? उसका नाम आपको याद रखना है, चंद्रप्रभोत। क्या नाम था? चंद्रप्रभोत। ठीक है, चंद्रप्रभोत। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी, चंद्रप्रभोत। अब देखो हुआ यूं, ध्यान से सुनना, कि बात करते हैं अवंती की। किसकी बात करते हैं? अवंती की। जो अवंती महाजनपद थी वहां का शासक कौन था? चंद्रप्रभोत था। चंद्रप्रभोत जो था, ठीक है, ये किस समय का था? जब आपने सुना होगा गौतम बुद्ध के बारे में, सुना है गौतम बुद्ध के बारे में, तो आप ध्यान रखो, ध्यान से सुनना कि गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड और चंद्रप्रभोत का टाइम पीरियड जो था वो सेम था। ठीक है। आपने सुना होगा एक हर्यक वंश के बारे में, सुना है हर्यक वंश के बारे में? ठीक है, नहीं सुना हो तो सुन लो, हिस्ट्री पढ़ी हुई तो सुना ही होगा। ठीक है, देखो, एक था हर्यक वंश, ठीक है, कौन सा वंश था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का एक शासक था जिसको हम बोलते हैं बिंबिसार। क्या बोलते हैं? बिंबिसार। ठीक है। तो जो हर्यक वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। ठीक है। अब बिंबिसार का टाइम, चंद्रप्रभोत का टाइम और जो गौतम बुद्ध थे उन सबका जो टाइम पीरियड था ना वो क्या था? सेम टू सेम था, यानी कि सब एक समय के ही है। ठीक है। बिंबिसार, चंद्रप्रभोत और जो गौतम बुद्ध है ना वो सब एक समय के हैं। ठीक है, याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। अब देखो हुआ क्यों? हुआ ये कि बिंबिसार भी काफी ताकतवर था, चंद्रप्रभोत भी काफी ताकतवर था। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को कभी हरा नहीं पाया ऐसे। ठीक है। तो अब देखो हुआ क्यों कि एक बार चंद्रप्रभोत क्या होगा? बीमार पड़ गए। हुआ यूं, इनको पीलिया रोग हो गया। आई थिंक पीलिया ही हुआ था। आपको रोग से क्या करना, क्या हुआ आप तो बस याद रखो कि बीमार पड़ गए। ठीक है, सही नहीं हो पा रहे थे, बहुत बीमार हो गए थे, तबीयत खराब हो गई। अब क्या हुआ? बिंबिसार था, तो बिंबिसार का एक राजवैद्य था, डॉक्टर समझ, चिकित्सक, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जीवक। ठीक है। अब जो जीवक था ना वो इनके यहाँ एक गणिका थी जिसका नाम था सालवती। ठीक है, गणिका थी, नृत्य वृत्य से रिलेटेड होते हैं, शायद न करते हैं। ठीक है, आप याद रखो सालवती। तो सालवती का पुत्र था जिसका नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था? जीवक। जीवक इनका क्या था? राजवैद्य था। कौन था इसका? राजवैद्य था, चिकित्सक था। ठीक है। अब क्या होता है, चंद्रप्रभोत को जब होता है तबीयत खराब, आई थिंक पीलिया ही हुआ था, सही नहीं हो रहा था, तो बिंबिसार जीवक को भेजते हैं कहाँ? कहते हैं भाई जाओ और चंद्रप्रभोत को सही करके आओ। ठीक है, तो जीवक आता है चंद्रप्रभोत के यहाँ और उनको क्या कर देता है? सही कर देता है, बस सही कर देता है, बढ़िया दोस्ती वोस्ती हो जाती है। याद रखना ये जीवक वही जीवक है जब एक बार गौतम बुद्ध थे ना हमारे, गौतम बुद्ध, ठीक है,
महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध की जब तबीयत खराब हुई थी तो ये जीवक उनको भी देखने गया था। ठीक है, याद रखना। तो ये सब जब एक ही काल के हैं, याद रखना। अब क्या होता है, इन लोगों की तो दोस्ती हो जाती है, बढ़िया दोस्ती चलती रहती है, ठीक था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बिंबिसार जब एक बेटा था, बिंबिसार का क्या था, एक बेटा, इतना मैं क्लीन कर देती हूँ अभी। ठीक है, बिंबिसार का क्या था, एक बेटा था। उस बेटा का नाम क्या था, बताओ क्या था? बिंबिसार के बेटे का नाम अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। बाकी हिस्ट्री से हमको कुछ नहीं पढ़ना, हम तो वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश से संबंधित शासक है वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर्यवंश का एक शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार और गौतम बुद्ध और चंद्रप्रभुत ये सब एक ही टाइम पीरियड के हैं। चंद्रप्रभुत बीमार होता है तब बिंबिसार अपने जो राजवैद्य था जीवक उसको भेजते हैं चंद्रप्रभुत के यहाँ और वो उसको सही कर देते हैं। दोनों में बढ़िया अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बिंबिसार का एक बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु। तो ये क्या करता है कि ये अपने पिता को मार देता है और उनकी जो गद्दी है उसको हथिया लेता है और खुद शासक बन जाता है। ठीक है, याद रखना, अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया। ठीक है, पिता को मार देता है ये और क्या करता है, खुद शासक बन जाता है। अब क्या होता है, अजातशत्रु के टाइम पे भी, ठीक है, ये शासक बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, अजातशत्रु जो सोचता है कि मैंने अपने पिताजी को मार दिया, ठीक है, और मेरे पिताजी से इनकी दोस्ती वोस्ती थी और ये ओनली ताकतवर है ही, ठीक है, तो इनको हरा भी नहीं पाए हमारे पिताजी, दोनों ने बढ़िया दोस्ती कर ली इसी बहाने की अब लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सोचे कि मैंने अपने पापा को मार दिया है और ये मेरे पे आक्रमण कर दे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक दुर्ग बनाता है जहाँ, ठीक है, इसकी राजधानी थी तो वहां पर एक दुर्ग का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, और बाकी तो कुछ ऐसा लड़ाई वड़ाई हुई नहीं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अवंती जनपद थी, महाजनपद थी, ठीक है, इसमें काफी सारे होते हैं शासक, पुलिक होते हैं। ठीक है, चंद्रप्रगुट के बाद पालक होते हैं, पुलिक होते हैं। ठीक है, एक विशाख युग थे, ठीक है, अजब थे। और इसके बाद क्या होता है, कई सारे शासक आते हैं और एक अंतिम शासक हमको याद रखना है जिनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था जिनका नाम? नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। ठीक है, याद रखना कि जो नंदीवर्धन थे वो चंद्रप्रगुट के आगे के वंशज हैं। ठीक है, शासक हैं। ठीक है, अवंती महाजनपद थी, यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? चंद्रप्रगुत हुआ करता था। और उसके बाद के शासकों में एक शासक है अंतिम शासक जिसको बोलते हैं नंदीवर्धन। ठीक है, हमको वही याद रखना है जो फेमस हुए, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। बीच में बहुत से पुलिक, पालक, विशाख युग वगैरह, ठीक है, बहुत सारे आए, अजक आए हैं। उसके बाद कौन आए? नंदीवर्धन आए। ठीक है, और हुआ यूं कि नंदीवर्धन जो थे ना उनको क्या हुआ, किससे लड़ाई हुई? ठीक है, ये अंतिम शासक थे और नंदीवर्धन को क्या करा? परास्त करा। और परास्त किसने करा ये आपको याद रखना है। ठीक है, नंदीवर्धन को शिशुनाग ने परास्त कर दिया। ठीक है, और फिर किसकी स्थापना करी? नागवंश की स्थापना करी, शिशुनाग। ठीक है, तो नंदीवर्धन जो थे अंतिम शासक था और इसको परास्त किसने कर दिया? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। ठीक है, और शिशुनाग वंश की स्थापना करी। ठीक है, यानी कि जो अवंती महाजनपद थी उसका एक शासक था चंद्रप्रभु। चंद्रप्रभु का जो थे उनके बाद कई सारे शासक हुए जिसमें अंतिम शासक कौन सा था? नंदीवर्धन था। और इस नंदीवर्धन का युद्ध हुआ किसके साथ? शिशुनाग के साथ, जो कि शिशुनाग वंश का एक शासक था। ठीक है, शिशुनाग वंश की जिसने स्थापना करी थी। और इस शिशुनाग के साथ जब नंदीवर्धन का युद्ध होता है, नंदीवर्धन हार जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद शिशुनाग वंश जो शिशुनाग था फिर वो क्या करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना कर लेता। तो इस प्रकार हो गई शिशुनाग वंश की स्थापना। और अवंती जो जनपद थी ना उसको किसमें मिला गया? शिशुनाग जो थे उन्होंने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और ठीक है, याद रखना। तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ थोड़ा। अवंती जनपद पर किसका कब्जा हो गया? शिशुनाग का। किसका कब्जा हो गया? शिशुनाग का। याद रखना, क्योंकि अब इससे कोई मतलब नहीं है तो इसका क्लीन कर दिया। ठीक है, अवंती जनपद पर किसका कब्जा हो गया? शिशुनाग का। किसका कब्जा हो गया? शिशुनाग का। ठीक है, चंद्रप्रभु चले गए, नंदीवर्धन चले गए, उनका पूरा जो वंश था वो चला गया। अब अवंती जनपद जो थी वो किसके अधीन आ गई? हमारे शिशुनाग के अधीन। अब होता यूं है कि जो चेदी महाजनपद थी, ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। उसका शासक कौन था? शिशुपाल। अब देखो होता यूं है कि शिशुपाल को कौन परास्त करता है ये भी आपको याद रखना है। एक शासक थे जिनका नाम था नंदवंश के शासक थे जिनका नाम था महापद्म नंद। ठीक है, क्या नाम था आपको याद रखना है? एक वंश था नंदवंश। ठीक है, नंदवंश, इसके शासक थे महापद्म नंद। क्या थे? महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद, नंदवंश थे ना, इनके शासक थे महापद्म नंद। यहाँ तक आपको याद आ गया, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, कि क्या हुआ? शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। हर्यवंश जो था बिंबिसार, उसके बाद क्या होता है कि शिशुनाग वंश जो था वो इसको अपने अंदर में ले लेता है अवंती को, और यहाँ पर स्थापना किसकी आती है? शिशुनाग वंश की हो जाती है।
ठीक है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है और फिर वो क्या करता है, अवंती पर कब्जा कर लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या था, एक वंश था नंद वंश। ठीक है। मगध में इसका भी साम्राज्य स्थापित होता है नंद वंश। नंद वंश का एक शासक था महापद्म नंद। अब क्या होता है, महापद्म नंद था वो शिशुपाल से लड़ाई करता है। क्या करता है, लड़ाई करता है। और ये जो मतलब शिशुनाग जो थे ना, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, तो इस वंश पर वो अटैक करता है। इस वंश पर, शिशुनाग पर, मैं वंश पर बताना, शिशुनाग वंश की जो स्थापना हुई थी, जब शिशुनाग वंश का क्या हो गया, पतन हो गया, शिशुनाग वंश जो था, ठीक है, उसका पतन होने के बाद कौन सा वंश उभरा, नंद वंश। कौन सा वंश उभरा, नंद वंश। ये मगध की, मगध जो थे ना महाजनपद थे, मगध प्रमुख। ठीक है। तो मगध पर इसका शासन हो गया नंद वंश का। अब हुआ यूं कि जब नंद का मगध पर शासन हो गया, महापद्म नंद ने शासन स्थापित कर लिया, तो जो अवंती जनपद थी जो शिशुनाग के अधीन थी, वो किसके अधीन आ गई, वो आ गई नंदों के अधीन। किसके अधीन आ गई, नंदों के अधीन आ गई। ठीक है। यानी महापद्म नंद के अधीन आ गई। उसके बाद क्या था, महापद्म जो नंद थे वो ये जो चेदी महाजनपद थी ना, जिसका शासक शिशुपाल था, यहाँ पर भी अटैक करते हैं। सोचते हैं इसको तो हमने ले लिया है, इसको भी ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, वो इस पर भी अटैक करते हैं। लोग करा दे अटैक, उन्होंने इस पर भी अटैक कर दिया। ठीक है। अटैक कर दिया और इसको भी अपने अंडर में ले लिया। तो इस प्रकार जो नंद वंश जब स्थापित हुआ, जिसका शासक महापद्म नंद था, तो उस समय तक चेदी और अवंती जो है वो किसका हिस्सा बन चुके थे, मगध का हिस्सा बन चुके थे। ठीक है, याद रखना। और नंद वंश के अधीन आ गए थे। ठीक है, नंद वंश के अंडर में आ गए थे। ठीक। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की 2 जनपद थी। ठीक है। ये किसके अधीन आ गई, नंद वंश के अधीन आ गई। नंद वंश का शासक क्या कौन था, महापद्म नंद। ठीक है। अब नंद में ही क्या हुआ कि महापद्म नंद के बाद एक और शासक हुआ जिसको बोलते हैं हम घनानंद। ठीक है, घनानंद। नंदवंश थे, नंदवंश। नंदवंश जो थे उसका एक शासक था महापद्म नंद, महापद्म नंद, जिसने क्या किया, जिसके समय तक आते आते जो चेदी और अवंती थी ना, चेदी और अवंती, वो किस में, मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे, इसके अधीन आ गए थे। ठीक है। उसके बाद इसमें एक शासक हुआ जिसको बोलते हैं घनानंद। क्या बोलते हैं, घनानंद। अब घनानंद ये वही घनानंद है जिसका चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। किससे युद्ध हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब क्या हुआ, इसकी युद्ध लड़ाई होती है। ठीक है, इसकी लड़ाई होती है। और किससे लड़ाई होती है, इसकी लड़ाई होती है, लड़ाई किससे होती है, चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे होती है, चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी लड़ाई होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी, जो हमारे कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो चाणक्य है ना, ठीक है, उन्होंने तैयार किया था चंद्रगुप्त को मेनली। ठीक है, मतलब पीछे से वो लड़े थे, लेकिन लड़ाई मेनली चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ी थी, ऐसा याद रखना। उनका साथ था कौटिल्य का। ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने मेनली अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया था, याद रखना। तो घनानंद से लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, और इस प्रकार नंद वंश जो है वो क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और किसकी स्थापना होती है, मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। मौर्य साम्राज्य स्थापित हो जाता है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है। अब होता यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक जो है वो कौन सा आता है, बिंदुसार। अब हम मौर्य वंश पढ़ लेते हैं जल्दी से। ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ना, हमारे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है। कौन सा साम्राज्य स्थापित